नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 15 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक आपके 71 बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए होंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पीडीएफ में आपको एमसीक्यू भी मिल जाते हैं, अगर आप यूट्यूब से ज्वाइन करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। बच्चों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि 71 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर को कहाँ से तैयार करें। मैंने गाइडेंस वीडियो में भी बताया था, बहुत बार मैंने बताया है, आज फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आप डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को देखिए, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन को ज़रूर देखिए। इसके एमसीक्यू भी आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं और एनालिसिस जो है वो मैं वीडियो में करवा देता हूँ, यानी कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट भी आपको दे देता हूँ और प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एमसीक्यू भी दे देता हूँ। जब मेंस हो जाएगा 70 बीपीएससी का, उसके पश्चात से हम लोग एमसीक्यू का भी वीडियो शुरू कर लेंगे, जिससे आपका एमसीक्यू भी साथ साथ में चलता रहे। पर डे तो एमसीक्यू नहीं होगा, लेकिन वीकली तौर पर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा सप्ताह का एमसीक्यू एक दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो एक जगह पे आपका सारा का सारा 71 बीपीएससी को लेकर के करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इसके इतर कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। मैंने मैगजीन भी शेयर कर दिया है, फरवरी तक का मैंने आपको पीपल मैगजीन भी दे दिया है, आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप विजन पढ़ रहे हैं तो विजन पढ़िए, या केवल अगर आप पीपल मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसी को केवल पढ़िए, उसी से आपका हो जाएगा। कोई एक मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, ये आपका कंप्लीट हो जाता है करंट अफेयर। ओके, इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए ये क्या है, वेस्ट बंगाल में बच्चे हैं आज के दौर में पलायन करके आ गए दंगों के कारण से, और वहाँ पर दंगा हुआ है वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद और आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में भीषण दंगा हो रहा है, जिसके कारण से कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बंगाल की सरकार ने दंगों को देखकर अनदेखा कर दिया और खुली छूट दे दी एक तरीके से विशेष समुदाय को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट ने बोला, बंगाल के हाई कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया और उसने वहाँ पर सेंट्रल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया कि सेंट्रल पुलिस फोर्स इस दंगे को रोक सकती है। बंगाल पुलिस दंगे को रोकने में नाकाम रही। ये तो है आज के भारत का हाल। वक्फ बोर्ड में जो एक्ट पारित हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहीं पर फिर दंगा भड़क गया और माना जा रहा है पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित, उन्होंने जो अपने वीडियो लॉग में बताया, वीडियो लॉग उनका आता है वो, उसमें उन्होंने बताया कि इसमें हो सकता है कि बांग्लादेश का हाथ हो, जैसा उन्होंने बोला है। मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई है, लेकिन ऐसा कई सारे जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये छोटा सा न्यूज़ है। ये क्या दिखाता है कि सांप्रदायिकता की जड़ कितनी गहरी है और नेता लोग, लीडर्स जो हमारे हैं, अलग अलग पार्टियां जो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए किस प्रकार से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। मेहुल चौकसी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में ये भगोड़ा था और इसको कल बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम में कल इसको गिरफ्तार किया गया है और बेल्जियम के साथ हमारा प्रत्यर्पण संधि साइन किया हुआ है। बेल्जियम देश जो है, वहाँ पर कोई भारत का अपराधी होगा या भारत में कोई अपराधी है जो बेल्जियम का है, मतलब कि बेल्जियम के लोग अपराधी है और भारत में छिपा बैठा है, तो उसको भारत सरकार बेल्जियम को सौंप देगी और बेल्जियम की सरकार भारत को सौंप देगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि मेहुल चौकसी जो है, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा, तो मेहुल चौकसी को आने वाले समय में भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है, इससे जुड़े हुए सवाल तो नहीं पूछेगा आपसे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो रेयर अर्थ मेटल को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रेड वॉर के कारण से रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चीन है। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है, बैन लगा दिया है। तो उस न्यूज़ को ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके पश्चात से प्रोजेक्ट चीता को भी समझेंगे, क्योंकि गांधी सागर एक वन अभयारण्य का क्षेत्र है जहां पर चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क जो है, जो मध्य प्रदेश ज़िला में है, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी है, तो वहाँ पर है कूनो। तो वहाँ सब इसको गांधी सागर में भेजा जाएगा चीते को। इस न्यूज़ को भी ज़रा हम लोग देखेंगे, समझेंगे ये क्या है, रेयर अर्थ मेटल को समझेंगे। और भी दो न्यूज़ हैं। एससी कैटेगरी का सब कैटेगराइजेशन पहली बार भारत में किया गया है, यानी कि जिस प्रकार से बिहार में ओबीसी और ईबीसी होता है ना बंधुओं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास होता है ना बिहार में, तो ये राज्य स्तर पर है, केंद्र स्तर पर तो ईबीसी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना राज्य ने एससी को सब कैटेगराइज किया है, एससी, और उसमें भी एक सब कैटेगराइज जो एससी में भी शेड्यूल कास्ट में भी
और भी ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं, तो उसको भी ज़रा देखेंगे हम लोग, उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, उसको भी देख लेंगे। ओके, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। देखिए, कंटेंट ड्रिवेन चैनल बहुत कम है बीपीएससी पर, बीपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पर भाषणबाजी नहीं होता, फेक न्यूज़ नहीं होता है, झूठ मूठ का किसी को ललकारा नहीं जाता है, और बिना बात के मोटिवेशन भी नहीं होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो बहुत ही समझदार होते हैं। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उनको कोई विशेष मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिजल्ट ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और फेल्योर ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। वो इतने समझदार तो होते ही हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या बुरा इसको समझ सकें। तो इसीलिए कंटेंट ही अपने चैनल पर मिलेगा आपको। शाम को डेली 1 घंटे का एक लेक्चर आता है जो रिवीजन वीडियो है, उसको ज़रूर देखा कीजिए। यकीन मानिए 50 से ज़्यादा टॉपिक, 60 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ 11 वीडियो में। ऑन एन एवरेज 60 टॉपिक करवाए, 60 टॉपिक करवाया है मैंने, और वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखेंगे तो बेनिफिट होगा आपको। ओके, देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि चाइना सस्पेंड क्रिटिकल एक्सपोर्ट एज ट्रेड वॉर विथ ट्रंप इंटेंसिफाई। मतलब कि ट्रंप के साथ जो ट्रेड वॉर है, जैसे जैसे वो ट्रेड वॉर बढ़ा है वैसे वैसे चीन ने क्या किया, तो क्रिटिकल एक्सपोर्ट किसको कहा जाता है, मिनरल्स और इस प्रकार के जो क्रूशियल एक्सपोर्ट होते हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और रेयर अर्थ मेटल भी है एक, रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया में चीन को माना जाता है। क्या रेयर अर्थ मेटल केवल चीन में पाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, भारत में भी पाया जाता है। भारत भी उन देशों में शामिल है जहां पर रेयर अर्थ मेटल मौजूद है। रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चीन। क्या होता है रेयर अर्थ मेटल, मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया है फिलहाल के लिए, अमेरिका के लिए सस्पेंड कर दिया है चीन ने। इससे अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका का न केवल रेयर अर्थ मेटल को रोका है बल्कि अमेरिकी ट्रेजरी के बहुत सारे बॉन्ड हैं जो चीन ने खरीद करके रखे हुए हैं। अगर उन सभी बॉन्ड को मार्केट में चीन बेचने लग जाएगा तो यकीन मानिए डॉलर का प्राइस जो है वो धड़ाम से नीचे गिर के आ जाएगा, डॉलर का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसके पास जितने टूल हैं वो सभी का उपयोग कर रहा है चीन। चीन के राष्ट्रपति कल वियतनाम में थे, हनोई में थे, और वो उन्होंने बोला है कि एशिया के जो देश हैं उनको अब आपस में अच्छा संबंध बनाना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से हमें अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहिए, जिससे ये हो कि भाई अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का या अमेरिका और यूरोप के ट्रेड वॉर का हम सामना कर पाएँ, टैरिफ वॉर का हम सामना कर पाएँ। क्योंकि देखिए क्यों एशिया देश चीन के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहेंगे इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि टैरिफ वॉर केवल चीन के साथ नहीं शुरू किया गया है, सभी देशों को धमकाया ट्रंप ने। तो जो आप सभी को एक साथ धमका दोगे तो वो सारे तो एक होने का प्रयास करेंगे ही, वही यहाँ पर ये भी कर रहे हैं। इन्होंने वियतनाम की यात्रा की, वियतनाम के साथ बहुत अच्छे संबंध है अमेरिका के, लेकिन वियतनाम पर भी 46% का टैरिफ लगाया ट्रंप ने। बिना सोचे समझे रणनीति उन्होंने अपनाई, जिसका अब खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। देखिए क्या है, चीन ने ट्रंप के साथ व्यापार युद्ध तेज होने के बाद महत्वपूर्ण निर्यात रेयर अर्थ मेटल और चुंबक वगैरह पर जो एक्सपोर्ट होता था उस पर रोक लगा दिया है। 14 अप्रैल 2025 का है। चीन जो विश्व के 90% रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ मेटल का उत्पादन करता है, ने इस मेटल्स और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी है, जो ऑटोमोबाइल, एयर स्पेस, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, हेल्थ, गाड़ी, हर चीज़ में उपयोग होता है रेयर अर्थ मेटल। जो महंगे उत्पाद होते हैं, लग्जरियस उत्पाद होते हैं, चाहे वो वॉच ही क्यों ना हो, चाहे वो कार ही क्यों ना हो महंगे, या फिर इलेक्ट्रिक कार हो गया, एरोस्पेस हो गया, हवाई जहाज़ का सबसे ज़्यादा निर्माण कॉमर्शियल प्लेन का अमेरिका और यूरोप में ही होता है। तो उसके लिए उसने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर में रोक लगा दिया है फिलहाल। इसी बीच चीन ने वियतनाम के साथ व्यापार सौदे किए हैं, जो शीत युद्ध के बीच एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो इस कोल्ड वॉर का माहौल बना हुआ है, ट्रेड वॉर का माहौल बना हुआ है। ट्रेड वॉर भी एक प्रकार का कोल्ड वॉर हुआ ना, जिसमें लड़ नहीं रहे हैं फिर भी लड़ रहे हैं। तो ये जो कोल्ड वॉर का माहौल बना हुआ एक तरह से, इसमें ये बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। महत्व क्या होगा, यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी उद्योग को प्रभावित कर सकता है। खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बहुत बड़े स्तर पर चुनौती देगा ये कदम, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल को ढूंढना, उसका एक इम्पोर्ट करना उतना भी आसान नहीं है। दुनिया में और भी जिन देशों के पास रेयर अर्थ मेटल है, जैसे भारत के पास में है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, कनाडा के पास में है,
उनके साथ भी अमेरिका के कोई अच्छे रिलेशन नहीं है। अमेरिका अगर भारत को बोलता है कि रेयर अर्थ मेटल दो, तो भारत सरकार पहले अपना मेन्यू कार्ड थमाएगी कि हमें पहले डिस्काउंट चाहिए, हम पे जो इतना टैरिफ लगाया आपने उसको कम करो ज़रा, है ना। रेयर अर्थ मेटल की परिभाषा क्या होती है? रेयर अर्थ मेटल है, रे सब जगह मिसटाइप हो गया है, जो इसमें 17 तत्व शामिल हैं, जैसे लैंथेनम, सेरियम, नियोडीमियम, डिस्प्रेसियम। ये मिट्टी से निकाले जाते हैं, दुर्लभ नहीं है, लेकिन इनके शुद्धिकरण उत्पादन में कठिनाई के कारण इनको रेयर कहा जाता है। देखिए, रेयर का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। रेयर का मतलब है कि पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन इसको निकालने का, इसको शुद्ध करके बेचने का स्रोत बहुत कम है और इनको निकालना आसान भी नहीं होता है, इसलिए इसको रेयर कहा जाता है। कई सारे रेयर अर्थ मेटल की जो क्वांटिटी है पृथ्वी पर वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बिखरे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, एक जगह नहीं है। जैसे कोयला एक जगह आपको मिल जाता है, तेल आपको एक जगह मिल जाता है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल बिखरे हुए हैं और उनको शुद्धिकरण करना यानी कि उनको प्यूरिफाई करना और उनका उत्पादन करना कठिन होता है। इसी गुण के कारण उनको रेयर अर्थ मेटल कह दिया जाता है। ये तत्व महज मजबूत चुंबकीय गुण होता है इनमें, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा होता है इनमें, चमक होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं और इन्हें तकनीकी और सैन्य उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। हाई एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे एरोप्लेन का मैंने आपको उदाहरण दिया, कमर्शियल एरोप्लेन जो बनते हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनते हैं, या सुपर कार जो बनते हैं, या डिफेंस के जो सामान बनते हैं, रक्षा से जुड़े हुए सामान जो बनते हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। जैसे नाइट गॉगल्स हैं, तो उसके लिए विशेष रेयर अर्थ मेटल की आवश्यकता पड़ती है। अगर नाइट गॉगल्स सेनाओं को नहीं मिलेंगे तो रात्रि में वो ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करेंगे, और उन गॉगल का उत्पादन कैसे होगा? उसके कच्चे माल से, कच्चा माल कहाँ से आएगा? चीन से या उन देशों से आएगा जिसके पास में रेयर अर्थ मेटल मौजूद है। और अगर वो उस पर एक्सपोर्ट पर रोक लगा देंगे तो अमेरिका को कोई और स्रोत तलाशना पड़ेगा। जैसे यूक्रेन के पास अच्छा खासा रेयर अर्थ मेटल है, पाकिस्तान के पास भी है, भारत के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास में भी है। नियोडिमियम का उपयोग मजबूत मैग्नेट बनाने में होता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन और वायु टरबाइन और स्मार्टफोन उपयोगी होते हैं। अब अगर इनका एक्सपोर्ट रुक जाएगा चीन से, तो जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फिर क्या करेंगी? इसका महत्व क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेयर अर्थ मेटल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। कृपया जिनको भी पीडीएफ मिले, ये रेयर की जगह पर रेयर को ही पढ़ें, वही सही होगा। ये मिसटाइप हुआ है, एक ही शब्द को हिंदी में टाइप करने पर, कई बार ट्रांसलेट करने पर इस तरह के एरर होते हैं। तकनीकी उद्योग, ये सेमीकंडक्टर यानी कि जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो धातु हो गए, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक हैं। मिसाइल, रडार, सैन्य उपकरणों में इनका उपयोग होता है, यानी कि तकनीकी उद्योग में आवश्यक हैं। रक्षा उद्योग के लिए भी इनका महत्व है। हरित ऊर्जा, जो ग्रीन एनर्जी की हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे टरबाइन बनाने में, सौर पैनल जो सोलर प्लेट बनता है, उसमें रेयर अर्थ मेटल की आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक शक्ति, इसके नियंत्रण से देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभाव डाल सकते हैं, जो भू राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता है। चीन को जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से ये जो रेयर अर्थ मेटल है ये उसको मजबूत बनाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि क्या किया है चीन ने? अमेरिका की दुखती नस को दबा दिया है उसने। वैश्विक निर्भरता क्या है? तो चीन के निर्यात बंद करने से अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो हैं उनका जो टेक्नोलॉजी में वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम उत्पादन में तो हाल फिलहाल में रोक जरूर लग जाएगा, या दिक्कत जरूर आएगी, या महंगे उत्पाद जरूर बन सकते हैं। रेयर अर्थ मेटल सभी जगहों पर मौजूद होते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में सभी देशों के पास में है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको उत्पादित करके बेचना बहुत कठिन होता है। भारत की स्थिति क्या है? भारत में रेयर अर्थ उत्पादन सीमित है। यह विश्व के उत्पादन का 1 से 2% ही है, 1 से 2% ही है। मुख्य रूप से तमिलनाडु और उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है। भारत के पास जो अनुमानित हमारे पास भंडार है वो 6.9 मिलियन टन है, जो वैश्विक भंडार का 6% है। यानी कि दुनिया में अगर 100 किलो पाया जा रहा है रेयर अर्थ मेटल, तो 6 kg भारत के पास में है। लेकिन इसका शुद्धिकरण और खनन तकनीक में कमी है। अभी भारत में टेक्नोलॉजी हमारे पास कम है। आयात पर निर्भरता, 80% रेयर अर्थ मेटल की ज़रूरतों को हम चीन से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। चीन ने हमारे लिए अभी इंपोर्ट पर बैन नहीं लगाया है। भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए खनन और प्रसंस्करण पर ध्यान देना शुरू किया है। 2023 के खनन नीति में बदलाव और रेयर अर्थ मेटल के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने का भी काम किया गया था।
भारतीय दुर्लभ पृथ्वी लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ मेटल लिमिटेड जो है, ये निजी कंपनी उत्पादन बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर है वो बने हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से हमारे पास अभी तकनीक उपलब्ध ही नहीं है, या है भी तो सुलभ नहीं है, सभी के पास नहीं है। आगे की राह क्या है? तो क्या करना चाहिए किसी भी देश को इससे बचने के लिए? तो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दें, भारत के पास जितना है उसको हम और भी ज़्यादा उत्पादित करें, या फिर विविधीकरण अपने स्रोत का कर सकते हैं। चीन पर ही निर्भर ना रह करके आप उन देशों के साथ संबंध को विकसित कीजिए जिनके पास रेयर अर्थ मेटल हैं, और उनके साथ संबंधों को विकसित करने के पश्चात हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से भी अपने वैकल्पिक स्रोत से हम क्या कर सकते हैं, तो ला सकते हैं इसे। समुद्र तल से रेयर अर्थ मेटल खोज शोध करना चाहिए। मेडागास्कर दक्षिण अमेरिका से आयात के लिए समझौते किया जा सकता है, जैसे ब्राज़ील जो है उसके पास में रेयर अर्थ मेटल खूब सारे हैं। आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, नीति और अनुसंधान पर ध्यान दिया जा सकता है। दीर्घकालिक लक्ष्य, अगले 10 वर्षों में भारत का लक्ष्य 10 से 15% वैश्विक उत्पादन हासिल करना होना चाहिए, जिससे हम क्या हो तो सही से उपयोग कर पाएँ और हमारे उद्योग धंधे चल पाएँ, उनको कोई व्यवधान न आए। नेक्स्ट जो टॉपिक है शंकरन नायर जी के बारे में है, जिन पर केसरी 2 जो मूवी आई है अक्षय कुमार की, तो वो मूवी जो आई है वो इसी पर बेस्ड है। शंकरन नायर जी को आज हम लोग पढ़े। जलियांवाला बाग नरसंहार के पश्चात से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ केस लड़ा था किन्होंने, तो सर शंकर नायर जी ने लड़ा था। इसी को लेकर केसरी 2 मूवी आई है। आई डोंट नो कि आ गई है, रिलीज हुई है कि नहीं हुई है, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सर शंकरन नायर जी का जन्म और पृष्ठभूमि, उनका जन्म 1857 पलक्कड़ जिले में सुधारवादी एक रिफॉर्मर परिवार में हुआ था। मतलब परिवार शिक्षित था और कई सारे लोग रिफॉर्मर आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में सक्रिय बनाया, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, तो जागरूक बचपन से ही थे। कानूनी शिक्षा और कैरियर उन्होंने पलक्कड़ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में पढ़ाई की। बाद मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सर शंकर नायर जी बने हैं। उनकी कानूनी शिक्षा और पद उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान किया। वो मजबूत थे, इसी कारण से उन्होंने इस हद तक आवाज़ भी उठाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आवाज़, सर शंकरन नायर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की निंदा की और इसके खिलाफ खड़े हो गए। 13 अप्रैल 1919 को इस नरसंहार में ब्रिटिश सैनिकों ने बिना चेतावनी दिए हुए जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहाँ पर उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की, और ये मानव इतिहास के लिखित इतिहास जो है उसमें सबसे बड़े नरसंहार में से एक है। उन देशों ने किया जो खुद को सभ्य कहते हैं, और उन देशों के लोगों के खिलाफ किया जिनको वह सभ्य कहते थे, और अब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है इस चीज़ को लेकर के। सोचिए कि कौन सा आप मानवाधिकार की बात करते हैं, किस मुंह से ब्रिटेन मानवाधिकार की बात करता है जब उसके ऊपर इतने बड़े बड़े अन्याय के दाग लगे हुए हैं। कानूनी लड़ाई और हंटर कमीशन, उन्होंने हंटर कमीशन में हिस्सा लिया, जनरल डायर की कार्रवाई की आलोचना की। हंटर कमीशन ने घटना की जांच की थी। हंटर कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। एक और कमीशन आया था हंटर के नाम से, शिक्षा को लेकर भी आया था। हंटर कमीशन था, और कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग के हत्याकांड के जांच के लिए, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय और भी कुछ कांग्रेस नेताओं ने मिलकर के एक समिति बनाई थी, जिसने एक पैरेलल जांच भी किया, इन्वेस्टिगेशन भी किया था। हंटर कमीशन ने तो जनरल डायर को बिल्कुल बरी कर दिया, उसको निर्दोष ही माना था, लेकिन नायर ने इसके निष्कर्षों को अपर्याप्त माना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर बोले। वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ किताब नायर ने गांधी एंड एनार्की नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की है। व्याख्या यह किताब उनके साहस को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश नीति और गांधी के आंदोलन को लेकर अपनी राय रखी थी। कांग्रेस के साथ मतभेद, उन्होंने कांग्रेस के कुछ फैसलों पर असहमति जताई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी अलग रणनीति अपनाई है। उनकी राय में कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रभावी नहीं था, जिसके कारण वे अलग राह पर चलते रहे। कांग्रेस से दूरी बना ली उन्होंने और उसी राह पर वो चलते रहे हैं। शंकरन नायर जी का मृत्यु और विरासत। शंकरन नायर जी का निधन 1934 में 77 साल की उम्र में हुआ। वो एक महान राष्ट्रवादी के रूप में याद किए जाते हैं, और वही जो उन्होंने कोर्ट केस लड़ा था ना, उसी को लेकर केसरी 2 मूवी आई है। जाट मूवी भी आई है, ठीक है, आने दीजिए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी निडरता और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मान मिलता है। जलियांवाला बाग का मामला इतिहास क्या है, तो सर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी का लोग विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में, जब जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पर भारत के ही सैनिक थे,
जनरल डायर ने आदेश दिया, लेकिन सैनिक भारतीय थे, गोरखा थे। उन्होंने गोली चलाई और अपने ही लोगों को भून दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गया और स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने का कारण बना। लोगों को यह एहसास हो गया कि ये कितने क्रूर हो सकते हैं। न्याय की मांग और असफलता। नायर ने इस मामले में अंग्रेजी जूरी से न्याय की मांग की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी जूरी ने डायर को बरी कर दिया, जिसमें नायर और भारतीयों में गहरा असंतोष फैला। जनरल डायर के लिए ब्रिटेन में बहुत अच्छे सम्मान की व्यवस्था की गई, अलग अलग जगह पर उसको सम्मानित किया गया कि अच्छा किया आपने, भून के रख दिया भारतीय लोगों को। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लोगों ने पैसे इकट्ठा करके उसके घर भेजे सम्मान के रूप में। मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे वर्ग संघर्ष माना, जबकि गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर जोर दिया। इसके पश्चात से विभिन्न विचारधाराओं ने इस घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन की जटिलता को दर्शाता है। सर शंकर नायर जी का योगदान क्या है? शंकर नायर जी एक निडर वकील और सुधारक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई और उन्होंने जनरल डायर की क्रूरता को उजागर किया, केस लड़े और ये बताया कि ये जो आपने किया है ये कृत्य जघन्य अपराध है, ये गलत है, ना कि आप इसको शासन प्रशासन के नाम पर जायज़ ठहरा लें। जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई, जब जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण सभा पर गोली चला दिया था। ऐतिहासिक प्रभाव क्या रहा? तो यह घटना नायर का विरोध ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के विश्वास को तोड़ने में महत्वपूर्ण रहा, कि जो भारतीयों का विश्वास था कि ब्रिटिश जो हैं वो अच्छे शासनकर्ता होते हैं और सही लोग होते हैं, अच्छे शासन कर सकते हैं, क्रूर नहीं हैं, तो उस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि बहुत ही क्रूर और सही लोग नहीं है। मार्क्सवादियों ने इसे वर्ग संघर्ष माना था। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ा ही दिया। तो आपको पूरा मैंने टॉपिक समझाया। शंकर नायर जी के बारे में दरअसल मुझे बताना था आपको कि कौन है, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर शिक्षा अध्ययन किया, क्या थे, ये सब बता दिया है मैंने आपको। उनकी किताब भी है गांधी एंड एनार्की, तो इसको भी याद रखिएगा। क्या पता अगली बार आपसे यही पूछ ले। तेलंगाना बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट SC सब कैटेगराइजेशन। SC को सब कैटेगराइज किया है पहली बार तेलंगाना राज्य ने, और उसने ग्रुप 1, 2 एंड 3 में इसको डिवाइड किया है। SC को डिवाइड किया है। SC ग्रुप 1, SC ग्रुप 2 और SC ग्रुप 3, इसमें डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया है? कि SC वर्ग में भी सभी वर्गों के अलग अलग अभी उनके सामाजिक स्थिति बनी हुई है। कुछ SC वर्ग हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ उठा करके आगे आए हैं, तब उनकी जगह पर उन लोगों को हमें ध्यान देना पड़ेगा जिन तक आज तक रिजर्वेशन पहुंचा ही नहीं है। हुआ क्या है SC रिजर्वेशन में भी, जो गांव के अति पिछड़े वर्ग हैं उन तक आज भी SC रिजर्वेशन नहीं पहुंचा है। जो शहरी SC वर्ग हैं, कलेक्टर के भी बाल बच्चे हैं, तो उनको भी SC रिजर्वेशन मिलता है। बड़े बड़े सरकारी पदों पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके बाल बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है और लाभ भी उन्हीं को मिलता है। जबकि गांव के स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे जो सामान्य तौर पर गरीब होते हैं, गरीब और पिछड़े होते हैं सामाजिक तौर पर, उन तक अभी भी रिजर्वेशन का उतना लाभ नहीं पहुंच पाया है। तो इसलिए तेलंगाना राज्य ने एक शानदार फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के पहले ही टिप्पणी की थी कि भारत सरकार को अब सब SC कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए और सब कैटेगराइज करना चाहिए SC कैटेगरी में भी, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है। राज्य स्तर पर बिहार सरकार ने OBC का सब कैटेगराइज किया हुआ है, SC का नहीं किया है। तेलंगाना ने 14 अप्रैल 2025 को गजट अधिसूचना जारी कर SC उपवर्गीकरण को लागू कर दिया, जो भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है तेलंगाना जहां पर SC सब कैटेगराइजेशन को लागू किया गया है। रूपरेखा क्या है? SC को 3 समूह में विभाजित किया। ग्रुप 1 को 1% आरक्षण, ग्रुप 2 को 9% आरक्षण, ग्रुप 3 को 5% आरक्षण, जो 15% कुल कोटे के भीतर में आता है। यानी कि ग्रुप 1 में वो कैटेगरी के लोग आएंगे SC में जिनको फ़ायदा मिला है रिजर्वेशन का, उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उनको एक ही रिजर्वेशन मिलेगा, 1% ही मिलेगा। बाकी 9% ग्रुप 2 को मिलेगा और ग्रुप 3 को 5% मिलेगा। इसमें आबादी का भी ध्यान रखा गया है और सामाजिक स्थिति का भी ध्यान रखा गया है। ग्रुप 1 में 15 और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, ग्रुप 2 में 18 और ग्रुप 3 में 26 जातियां शामिल हैं। कानूनी मंजूरी और समय रेखा। अनुसूचित जाति आरक्षित आरक्षण अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और यह गजट में भी प्रकाशित हो गया है। तेलंगाना में शासन किसका है? किस पार्टी का शासन है? कांग्रेस का है क्या? कांग्रेस का ही शासन है। और राज्यपाल तो सामान्य तौर पर सेंटर के होते हैं, तो यानी कि दोनों पार्टी इस चीज़ को
सही मानती है। उद्देश्य और महत्व, यह कदम एससी समुदाय के सभी वर्गों को सशक्त करेगा। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। मुख्यमंत्री की भी भूमिका रही है, सामाजिक पृष्ठभूमि है। 2026 की जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का योजना का हिस्सा है, जिसके अधिक पिछड़े वर्गों को लाभ होगा। ये कदम माना जा रहा है कि कांग्रेस जो ये मानती है ना कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतना उसको रिजर्वेशन, उसकी शुरुआत माना जा रहा है। विरोध व चुनौती भी है। मालस समुदाय ने इस ऊपरीकरण का विरोध किया है, जबकि माडिगा जिसको माडिगाज भी कहा जाता है, मैडिगा भी कहा जाता है, माडिगा भी कहा जाता है, तो मैडिगा जो समुदाय हैं इन्होंने इसका, समुदाय ने 30 वर्षों से मांग कर रहा था, उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों पीठ ने एससी ऊपरीकरण की अनुमति दी, जिसे लागू करना कांग्रेस सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण था। सामाजिक न्याय का एक कदम होगा। मुख्यमंत्री से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर लागू करके सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात दोहराई है। ठीक है, यह ऊपरीकरण तेलंगाना के शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरी में लागू होंगे। क्या होता है एससी का सब कैटेगराइजेशन करना? तो एससी ऊपरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एससी समुदाय को उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। पहले जैसे ओबीसी का मैंने उदाहरण दिया, बिहार में बटा हुआ है ना, ओबीसी और ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, यानी कि बैकवर्ड में भी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है ना। उसी प्रकार से एससी है, तो बिहार में तो एससी का एससी ही होता है। एससी मेल और फीमेल में ज़्यादा डिवाइड होता है, महिला आरक्षण लागू है इसके कारण से, है ना। तो लेकिन यहाँ पर एससी को भी बांट दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इसमें बांटा गया है और उसके आधार पर आरक्षण दिया है। ग्रुप 1 को 1%, ग्रुप 2 को 9%, ग्रुप 3 को 5% का आरक्षण दिया गया है। 15% एससी रिजर्वेशन लागू है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट समुदाय को उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार विभिन्न उपसमूहों में विभाजित किया जाता है। एसटी समुदाय को सुप्रीम कोर्ट मैंने बोल दिया, ताकि आरक्षण के लाभों को अधिक समान रूप से वितरित किया जा सके। सोशल जस्टिस की जो अवधारणा है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से हो सके, जिसको जितनी आवश्यकता उसको उतना मिल सके, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया गया है। पिछले साल 1 अगस्त को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया भी था। 1 अगस्त 2024 को अपने ऐतिहासिक फैसले में राज्यों को एससी वर्ग के भीतर ऊपरीकरण करने की अनुमति दी थी, जो मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में उस समय करवाया भी था, जिससे ये सुनिश्चित हो कि एससी कैटेगरी में भी ऐसे एससी वर्ग जिन तक आज तक रिजर्वेशन नहीं पहुंचा है, उन तक रिजर्वेशन पहुंचे और वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। प्रोज क्या है, इसके पक्ष क्या है? तो समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक न्याय की अवधारणा, सोशल जस्टिस की जो अवधारणा है इसको मजबूत करना। सोशल जस्टिस हम लोग पढ़ते हैं ना, रॉल्स का सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ते हैं, मार्क्स का सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। यूपीएससी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, पॉलिटी में पढ़ते हैं भाई गवर्नेंस, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जीएस पेपर के लिए पढ़ना होता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में आप डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय पढ़ते हैं, रॉल्स का पढ़ते हैं और किसका, मार्क्स का सामाजिक न्याय पढ़ते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ता है सामाजिक न्याय की अवधारणा, अलग अलग का, अरस्तु का भी पढ़ते हैं कई सारे। तो जनसंख्या आधारित आरक्षण 2026 की जनगणना के बाद यह नीति जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करेगी, जो निष्पक्षता लाएगी। लंबे समय की मांग चल रही थी, मैडिगा समुदाय पिछले 40 वर्षों से मांग कर रहा था कि एससी कैटेगरी में भी सब डिवाइड करके अलग अलग एससी बनाया जाए। समुदाय एवं विभाजन, विपक्ष में पॉइंट क्या हो सकता है? एससी समूह को आपस से बांट देगा। तो कौन सा वो ऐसे जुड़े हुए हैं? आप मुझे बताइए। एससी वर्ग में भी ऊपर के एससी और नीचे के एससी होते हैं। एक एससी भी दूसरे एससी के छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, मुझसे पूछिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कास्टिज्म केवल अपर क्लास और लोअर क्लास में ही है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ओबीसी वर्ग को बोलिए कि एससी वर्ग के घर बैठ कर खाना खाए, तुरंत वहाँ पर कास्ट की बात आ जाती है। ओबीसी के अंतर्गत भी एक जाति दूसरे जाति के घर जल्दी खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते छुआ हुआ। तो केवल जातिवाद जो है वो हॉरिजॉन्टल ही नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ में नहीं है, बल्कि अपने स्तर पर भी है। एक समाज के एक एससी वर्ग में भी जाति प्रथा है, एक दूसरे के घरों में ऊंच नीच का भेदभाव है। तो बोला जा रहा है पहला विपक्ष पॉइंट कि समुदाय में विभाजन होगा, तो पहले से भी कोई एकजुट नहीं है, ठीक है। फिर भी विपक्ष में इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं। विरोध व संघर्ष, जैसे मालस जैसे समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, तो मैडिगा समुदाय इसका सपोर्ट कर रहा है, तो सामाजिक रूप से डिवाइड बढ़ सकता है।
डेटा की कमी है, हमारे पास डेटा नहीं है क्योंकि जातिगत जनगणना हमने पूरे देश स्तर पर किया ही नहीं है। तो हमारे पास डेटा नहीं, तो हम कैसे लागू कर सकते हैं इसको सही तरीके से। प्रशासनिक जटिलता भी है, उपवर्गीकरण को लागू करना, निगरानी करना प्रशासनिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और ये जो टॉपिक है, ये आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अब ये चीज़ अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है बिहार अगली बार कर दे, इलेक्शन से पहले ही ऐलान हो जाए इस चीज़ का, है ना, और फिर यूपी कर दे, फिर एमपी करे, सभी अपनी जगह पर करने लग जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है ये चीता है। अब इसको लेकर के दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा है। क्यों ले जाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, इनको दौड़ने के लिए अच्छी जगह चाहिए और भी जगह चाहिए। चीतों को कूनो पार्क से गांधी सागर में स्थानांतरित किया जा रहा है। ये था न्यूज़। 4 या 5 चीतों के बारे वाले क्षेत्र में छोड़ने का है, जिसमें संरक्षित क्षेत्र का पश्चिमी हिस्सा होगा। तो मैं आपको कूनो गांधी सागर के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या है ये। प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी डिटेल में समझा देता हूँ। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य चीतों को भारत में फिर से जंगली जीवन में लाना है, क्योंकि चीता देश से 1952 में विलुप्त हो गए थे। अंग्रेज़ों ने शिकार कर करके मार दिए थे। अंग्रेज़ों ने ही किया था विलुप्त। हमारे राजा महाराजाओं को भी बड़ा आनंद प्राप्त होता था जब वो शेर मार कर आते थे। विलुप्त घोषित किया गया था। यह विश्व का पहला अंतर महाद्वीपीय जंगली मांसाहारी पशु स्थानांतरण प्रयास है। इंटर कॉन्टिनेंट के स्तर पर हमने मांसाहारी पशुओं को स्थानांतरण किया है और पुनर्वास का योजना बनाया। अफ्रीका से भारत ला करके हमने इसको पुनर्वास किया है। पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, इस परियोजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2022 को हुआ था। नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। विलुप्तीकरण चीता का आखिरी आधिकारिक रिकॉर्ड 1947 का है, जब कोरिया के महाराणा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 एशियाई चीतों का शिकार किया था और उस महाराजा जी ने इसको विलुप्त ही कर दिया। बोलते हैं ना कि आखिरी वॉर में ही सारा कुछ चला जाता है क्रेडिट। उससे पहले ही बहुत शिकार हुए हैं, लेकिन इन महाराजा जी का नाम थोड़ा सा खराब हो गया है क्योंकि आखिरी 3 को इन्होंने ही मारा था। 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1970 के दशक में ईरान के साथ स्थानांतरण की बातचीत शुरू हुई कि भाई ईरान से हम चीता ले आएँ, लेकिन बात नहीं बनी। 2009 में इस पर फिर से विचार शुरू किया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया कि हाँ भाई ले आओ चीता और बसा लो अपने देश में। तो फिर हमने बसाना शुरू किया। नामीबिया से लाए, हम पुनर्स्थापन किया। पारिस्थितिक संतुलन बनेगा, इससे जैव विविधता बढ़ेगी, पर्यटन भी भारत में बढ़ सकता है इससे। और आपको पता ही है 2022 में 8 चीते लाए गए, फिर बाद में और भी चीते लाए गए। वर्तमान में इनके बच्चे भी बहुत सारे पैदा हुए हैं और इनकी संख्या कुल 24 हो गई है। 2023 में एक मादा ने 4 शावकों को जन्म दिया है और अभी मार्च 2024 में फिर 5 शावकों को जन्म दिया। मतलब कि अच्छा खासा इनका यहाँ पर आबादी हो गया है। चुनौती भी है, मृत्यु दर भी है। 10 वयस्क चीते और 5 शावकों की मृत्यु हो चुकी है। 15 चीतों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसमें रेडियो कॉलर संक्रमण, भोजन की कमी, जलवायु असमंजस्य। एकाएक किसी को अफ्रीका से ला करके भारत बसा देंगे तो इंसान तो एडजस्ट भी कर लेता है, जानवरों को समय लगता है। तो ये कुछ चिंताएं भी हैं। जैविक विविधता, छोटी आबादी के कारण अनुवांशिक विविधता की कमी और बीमारी का जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मानव वन्य जीव संघर्ष भी देखा जा रहा है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में चीतों के लिए पर्याप्त निवास स्थान नहीं है, लेकिन हम तो बसा के ही रहेंगे इसको। ठीक है, आगे का प्लान क्या है? तो अगले 25 वर्षों में 60 से 70 चीतों को मेटा पॉपुलेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैली होगी ये, और केन्या और अन्य देशों से चीतों को लेकर भी हम आएंगे भारत में और भारत में उनको बसाएंगे। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं, जहाँ पर चीता को बसाया जा रहा है। स्थान कहाँ पर है? तो यह वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। यह चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के पास में फैला हुआ है। यह अभयारण्य लगभग 368 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और इसके आसपास चंबल नदी की घाटी है। चंबल नदी को देश का सबसे साफ और नदी माना जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी लिखा हुआ है यहाँ पर। यह क्षेत्र घास के मैदान है। देखिए, चीता जहाँ पर भी रहेगा वो घास के मैदान वाला हिस्सा होगा। बहुत सघन वन में चीता नहीं रह पाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भागते हैं, ये तेज़ शिकार करते हैं, इसलिए घास के मैदान इनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। घास का मतलब आप कौन सा समझते हैं? आपके लॉन में जो घास लगा वो वाला घास क्या? बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि मेरे शरीर का लंबाई कर लीजिए, अपने शरीर का लंबाई कर लीजिए, उस साइज के घास होते हैं, है ना, उसमें ये रहते हैं चीते।
जंगल और चट्टानी इलाकों का मिश्रण है जो चीतों के लिए प्राकृतिक निवास स्थान के रूप में उपयुक्त हो सकता है। गांधी सागर बांध जल स्रोत के रूप में काम करेगा। शिकार आधार भी है, यहाँ पर कई सारे भोजन के लिए उनके मौजूद हैं जिसका वो शिकार कर पाएंगे आसानी से। सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंसिंगा, चिंकारा सारे हैं यहाँ पर। गर्म और शुष्क गर्मी है यहाँ पर जो उनको चाहिए, और सर्दी गर्मी 10 डिग्री के आसपास से लेकर के 45 डिग्री सी तक का टेम्परेचर जाता है, यानी कि उनको जितना तापमान चाहिए वही है यहाँ पर। ठीक है। बाड़े वाला क्षेत्र है, 64 वर्ग किलोमीटर के बाड़े वाला क्षेत्र तैयार किया जा रहा है जिसमें 4 से 5 चीतों को पहले छोड़ा जाएगा। यह क्षेत्र तेंदुओं से मुक्त कर दिया गया है। कूनो नेशनल पार्क से चीते गांधी सागर तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और गर्मी के तनाव को कम करने के विशेष सावधानियां बरती जाएंगी ताकि इनकी मृत्यु ना हो और ये भारत के जलवायु में एडजस्ट कर सकें खुद को। ओके, तो ये टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया है जिसमें मैंने आपको चीता प्रोजेक्ट चीता समझाया। मैंने आपको गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बताया, कहाँ से ला करके कहाँ छोड़ा जा रहा है ये बताया है। सर शंकरन नायर जी के बारे में हमने पढ़ा है और उसके अलावा हमने रेयर अर्थ मेटल को भी पढ़ा है। सारे टॉपिक मैंने आज के आपको करवा दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। नीचे इसमें MCQ हैं बहुत सारे, जैसे रेयर अर्थ मेटल उत्पादन चीन का योगदान कितना % है। BPSC इस प्रकार के सवाल पूछती है ना, 90% है। अच्छे सवाल पहले करवाते थे हम लोग, अब तो इसी पर आ गए हैं। रेयर अर्थ मेटल्स में कितने तत्व शामिल होते हैं, तो 17 अर्थ मेटल अभी शामिल हैं। निम्न से कौन सा रेयर अर्थ मेटल इलेक्ट्रिक वाहनों में मजबूत मैग्नेट बनाने के लिए उपयोग होता है। साइंस एंड टेक का सवाल हो गया, साइंस का सवाल हो गया। तो नियोडीमियम इसका उपयोग किया जाता है। भारत के रेयर अर्थ मेटल का अनुमानित आकार कितना है, तो 6.9 मिलियन टन है। भारत अपनी रेयर अर्थ मेटल की कितनी आवश्यकता के लिए चीन पर निर्भर है, तो लगभग 80% आवश्यकता चीन से हम पूरा करते हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ पढ़ा सीखा होगा। 71 BPSC जिनका है उनके लिए एक शब्द मैं बोलूँगा, मार्केट में अब फिर से नया शोर शराबा शुरू होगा। ये 70 को लेकर शुरू हो रहा था ना कि सीटें बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कृपया करके मैं आपसे अप्रैल महीने में ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाला समय में इस प्रकार का अफवाहें खूब फैलाई जाएंगी कि ये धांधली हो रहा है, वो सीटें बिक रही, ये सीटें बिक रही। बोलेंगे सबूत है मेरे पास, और फिर सबूत देने समय निकल जाएंगे, पतली गली से भाग जाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब अर्थव्यवस्था है। व्यूज, पॉपुलैरिटी, चेहरा चमकाने, इन सभी चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। भोले वाले बिहार के छात्रों को जम के बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसके नाम पर उनका अपना काम चल रहा होता है। कोर्स बेच लेते हैं, लाएंगे कि ललकार रहे हैं ये गुरु वो गुरु, अब बीच में बोल देंगे कि हमारा कोर्स खरीद लो। समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा मैच्योर बनिए मानसिक तौर पर। क्या सही है क्या गलत है उसको बिल्कुल खुली आंखों से देखना सीखिए। एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, किस चीज़ का, अगर मैंने पीटी का कट ऑफ क्लियर किया तो मेरा पीटी में सिलेक्शन होगा, अगर मैंने मेंस का कट ऑफ क्लियर किया तो मेरा मेंस में सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बाद अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है तो सिलेक्शन होगा। मेरे जानने वालों में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, SI से लेकर के PPSC तक में, बहुत गरीब सामान्य परिवार से आने वाले में, जिन्होंने पीटी मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, नौकरी ली है और आज अच्छी कंडीशन में है। अफवाहों से बच के रहेंगे तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तरह तरह के न्यूज़ आएंगे, ये हो रहा है एग्ज़ाम में, वो हो रहा है, अगले महीने एग्ज़ाम होगा, उसके अगले महीने होगा। थोड़ा सा बच के रहिएगा इन सब चीज़ों से, और केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है हमें, वो है हमारी पढ़ाई। पूरी पृथ्वी हिल जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, हमें इससे डगमग नहीं होना है। हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, आप ही मुझे बताइए 70 BPSC जो हुआ है इसका कट ऑफ कितना गया है, कितना कम कट ऑफ गया है ना। क्या आपके कट ऑफ से अधिक मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हर किसी से हम झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। क्या एग्ज़ाम में वाकई आपने उतने अच्छे तरीके से पेपर दिया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या धांधली कारण आपका नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि मेरे ज़रूरत की जो चीज़ हैं उन्हीं को मैं यूटिलाइज करूँगा, उन्हीं को मैं देखूँगा, उन्हीं को पढ़ूँगा। बाकी शोर शराबे से मैं दूर रहूँगा।
क्यों यूपीएससी वाले बच्चों का अधिक सिलेक्शन होते हैं बीपीएससी में? इसी कारण से, क्योंकि वो इन शोर शराबे से दूर रहते हैं। जो यूपीएससी डेडिकेटेड चैनल हैं उन पे आप नहीं देखोगे कि बात बात पे मोटिवेशन दिया जा रहा है, बात बात पे ललकारा जा रहा है, नहीं करते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट प्रेमी बच्चे होते हैं, देखना पढ़ना पसंद करते हैं, डाइवर्ट नहीं होते हैं। यहाँ तो एक टीचर दूसरे को ललकार रहा है, चीख चिल्लाते हैं, ठीक है। तो कृपया करके बच के रहिएगा इन चीज़ों से, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल पढ़ाई और कुछ नहीं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसआई, बीपीएससी, बीएसएससी, कोई भी एग्ज़ाम दे, केवल पढ़ाई का आप ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। और अगर आप डाइवर्ट हुए कि ये सर क्या बोल रहे हैं, वो सर क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, उसके बाद यूएन जाएंगे लोग, है ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए। कम समय होता है, पढ़ना ढेर सारा होता है। धन्यवाद आप सभी का। सॉरी अगर टाइम बर्बाद किया हो तो। मोटिव एक ही है कि आप पढ़ लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है। सरकारी नौकरी और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां जम के जाने वाली हैं। इसका कारण किसी और दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।